नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल तक अपनों ने क्या किया था, अपन क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की। कौन सी? बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, पेपर नंबर फर्स्ट तो आज कर लिया। केमिस्ट्री कौन सी? फिजिकल, पेपर नंबर थर्ड। उसमें देखिए यूनिट नंबर 1। तो आपको किसी भी विषय के नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको यदि डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना हो तो अपन जो चैनल का नाम है ना, ये वही क्या है, टेलीग्राम लिंक या टेलीग्राम चैनल का नाम, वहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट का चाहिए वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनों ने कल कहाँ तक कर लिया था? कल अपनों ने कहाँ तक कर लिया था? कल आपको कहाँ तक बता दिया था भाई? अभिक्रिया उसमें हो गई थी, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी कर लिए। तो चलिए आज बात करते हैं समभवन की ऊष्मा या समभवन ऊष्मा। इसी को अपन बोलते हैं समभवन की एंथैल्पी, इसे को बोलते हैं। समभवन की क्या होता है कि अपन किसी भी पदार्थ के जब एक मोल का अपन निर्माण करते हैं ना, पदार्थ के एक मोल का निर्माण करते हैं, तो एक मोल का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है ना, या इसको अपन ऊष्मा परिवर्तन कहते हैं। अभिक्रिया के अंदर जो एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं अपन? समभवन की ऊष्मा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एच एफ से। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच एफ से। और यदि ये मानक परिस्थितियाँ जैसे यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 एटम दाब पर, तब ये क्या होगी? मानक समभवन ऊष्मा। ठीक है, मानक समभवन ऊष्मा हो जाएगी। और अपनी एक ये बात भी कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ के लिए समभवन ऊष्मा के मान है ना, वो क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। कैसे भाई? जैसे कार्बन है के देने के लिए अपने को क्या बनानी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 बनानी है, तो इसके लिए अपने को जो डेल एच एफ का मान है समभवन ऊष्मा कितनी होगी? -393.5 किलो जूल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। दहन ऊष्मा जो मेन टॉपिक है वो करा दिए जाएंगे, अन्यथा आप तो या इस टॉपिक में तो सभी हो रहे हैं, इस यूनिट में तो यूनिट 1-2 दिनों में कंप्लीट होने वाली है। आगे देखते हैं दहन ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? दहन ऊष्मा। अब देखते हैं दहन ऊष्मा किसे कहते हैं। वहाँ पे समभवन ऊष्मा किया था, अब क्या करें? दहन ऊष्मा। वहाँ पे तो मनाया था, यहाँ पे क्या करना है भाई? दहन। तो अपन क्या लिख सकते हैं? किसी यौगिक के एक मोल को वायुमंडलीय ऑक्सीजन में या वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? दहन ऊष्मा। आई बात समझ में? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एच सी से। यहाँ पे इसके ऊपर मूर्धांक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आई बात समझ में? एक किसी यौगिक के एक मोल को वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? दहन ऊष्मा या एंथैल्पी परिवर्तन, दहन की एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा की। कौन सी ऊष्मा? उदासीनीकरण
हिंदी की लैंग्वेज पे मत जाना, भी हिंदी गलत हो सकती है आज जल्दबाजी में। उदासीनीकरण ऊष्मा मतलब अपन क्या कहते हैं, जो उदासीनीकरण उस जो अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण क्रिया है, उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा। अब आपको पता नहीं उदासीनीकरण क्रिया अभिक्रिया कौन सी होती है। जब अम्ल से अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं, लवण व जल। और ये लवण व जल बनते हैं तो ये अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण व जल बनते हैं तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है भाई, क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है ना, वो क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं एस का या एज का स्थिर ताप योग नियम। एस का स्थिर ताप योग नियम। एज का स्थिर ताप योग नियम। चलिए शुरू करते हैं। जो एज है ये ऊष्मा रसायन विज्ञान के संबंध में जो क्या हुए, दो महत्वपूर्ण नियम दिए। कितने भाई, दो महत्वपूर्ण। कौन कौन से, एक तो लेवासिए का लेप्लास का नियम, दूसरा हेज का नियम। ये दोनों किस पे जो आधारित है, ये दोनों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए पहले लेवासिए व लेप्लास का नियम पर बात करते हैं। एक नंबर है लेवासिए व लेप्लास का नियम। ये नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक है उसको जब अपन तोड़ना चाहते हैं ना, तो अपन उसको तोड़ते समय जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वो ऊर्जा की आवश्यकता उतनी होगी जितनी उस यौगिक को अपन बनाते समय उसको ऊर्जा दी गई थी। ठीक है, आई बात समझे। अपन इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, और यहाँ ये लेवासिए व लेप्लास नियम कब दिया था, 1730 में। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, पहले यह नियम 1730 में दिया गया था। आगे लिखेंगे जिसके अनुसार किसी यौगिक को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उतनी ही होती है जितनी कि उस यौगिक का निर्माण करते समय मुक्त होती है। आई बात समझे, निर्माण करते समय क्या होती है, मुक्त होती हैं। एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ, जैसे ए व बी, इनका क्या हो रहा है, योग, रिएक्शन क्या है, ए बी। यहाँ पे कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, वो प्लस में आगे अपन दर्शाएंगे। यहाँ पे माना कितनी ऊर्जा बाहर निकल रही है वो दर्शाना है अपने को, मुक्त कितनी है, Q किलो कैलोरी। और अब वापस अपन इसको तोड़ रहे हैं ए बी के लिए तोड़ रहे हैं, क्या बनाना है, ए प्लस में बी। तो कितनी ऊर्जा निकली थी, Q किलो कैलोरी। तो यहाँ पे ऐड कितनी होगी, Q किलो कैलोरी ऊर्जा इसको देंगे, तब ये ए प्लस बी में बदलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हेज का नियम या हेंस का नियम। क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहली बात तो हेज द्वारा कब दिया गया था भाई, ये 1900
40 में। ठीक है। दूसरी बात इसमें ये एज क्या कहता है कि जो अभिक्रिया है उसमें जो कुल ऊष्मा परिवर्तन है वो सदैव क्या रहता है, समान रहता है। यानी जो कुल ऊष्मा परिवर्तन है वो सदैव क्या रहता है, समान रहता है। चाहे वह रासायनिक अभिक्रिया है ना, वह किसी भी परिस्थिति में से गुजरो या किसी भी पथ पे चलो। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में गुजरो या किसी भी पथ में चलो या कितने भी पदों में संपन्न हो, कितने भी पदों में संपन्न हो, कितने भी पदों में संपन्न हो। जो ऊष्मा परिवर्तन है यानी डेल एच से दर्शा सकते हैं, किससे भी दर्शा सकते हैं, वो हमेशा क्या रहेगा, या डेल क्यू हमेशा क्या रहेगा भाई, समान रहेगा। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, यह अभिक्रिया की जो पथ है उन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि किस पर, ये इसका नियम बता रही है, अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है, प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था पर। प्रारंभिक अवस्था व अंतिम अवस्था पर क्या करती है, निर्भर करती है। और ये जो इसका नियम है वो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसका ये एक रूप है, या उसका एक जो फाइनली रिजल्ट मान लो, एक उसका रिजल्ट निकला है। और ये क्या बताता है अभी परिणाम कि जो स्थिर दाब व आयतन पर जो अभिक्रिया ऊष्मा का मान है ना वो क्या होगा, डेल ई व डेल एच के बराबर होगा। स्थिर दाब पर यानी क्यूपी का मान किसके बराबर होगा, डेल एच के। स्थिर आयतन क्यू वी ये किसके बराबर होगा, डेल ई के क्या होगा भाई, तभी तो वहाँ पे मैंने क्यू लिखा, या डेल एच लिख सकते हैं, अभिक्रिया ऊष्मा परिवर्तन की दर। ठीक है, ये नियम क्या था, ये इसका स्थिर ताप नियम कह सकते हैं इसको, ये एज का स्थिर ताप नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बचती है अपनी किरचॉफ समीकरण, या किरकॉफ भी बोलते हैं कुछ इसको, किरचॉफ समीकरण। चलिए करते हैं, इस पे देखते हैं। तो अपन क्या जानते हैं कि जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया इसको संपन्न कराने के लिए कोई ना कोई ताप तो होगा, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कुछ तो ताप होता है। जैसे सामान्य अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो कौन सा ताप पर होती है, मानक परिस्थिति पर। मानक परिस्थिति मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या 298 केल्विन पर। ठीक है, इन तापों पर क्या होती है, संपन्न होती है। बट किरचॉफ ने क्या प्रयोगशाला में देखा, तो प्रयोगशाला में देखा तो उसको लगा कि ये मानक परिस्थितियों के अलावा कुछ और भी अभिक्रियाओं के तापों पर अभिक्रिया क्या करती है, निर्भर करती है, जिसका पता नहीं लग पा रहा। तो उसने क्या किया भाई, उन जो प्रभावित करते हैं अभिक्रिया के ताप उनको अध्ययन किया। तो इसने सोचा कि अपने को एक ऐसी अभिक्रिया की आवश्यकता है या ऐसी समीकरण की आवश्यकता है जिससे क्या है, अभिक्रिया ऊष्मा में जो ताप के साथ जो परिवर्तन होता है ना उसका क्या किया जाए, उसको ज्ञात किया जाए। ठीक है, तो इसने अभिक्रिया ऊष्मा के साथ होने वाले ताप में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जो एक समीकरण दी उसको किरचॉफ की समीकरण कहते हैं। तो इसने क्या किया भाई, जो ताप के साथ होने वाले परिवर्तन है उनको ज्ञात करने के लिए जो इन्हें स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर एक समीकरण का व्युत्पन्न किया, जिसे क्या कहते हैं, किरचॉफ की समीकरण। ठीक है, तो चलिए इस समीकरण अपन ज्ञात करते हैं। अपन मानते हैं एक सामान्य अभिक्रिया ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है, तो इस अभिक्रिया के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन कितना होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा भाई, डेल ई इज इक्वल टू डेल बी माइनस डेल ई। ठीक है, डेल ई इज इक्वल टू ए बी माइनस ये माइनस नहीं है, ऐसे लग ही गया था। ठीक है,
इसको अपना समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण ना, इसको स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें इसका। तो कर देंगे, आयतन क्या रखना है अपने को, स्थिर रखना है, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी ये रख दिया, इज इक्वल टू डेल ई बी अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी डेल टी कांस्टेंट वी। ठीक है, तो अपन क्या जानते हैं अभी, जो CV होती है, CV का मान क्या होता है कि स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता मतलब CV। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसके जगह क्या आएगा, CV V ये CA V हो जाएगा। ठीक है, और देखो CV माइनस CA, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल C लिख सकते हैं इसको नेक्स्ट पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल टी किसके सापेक्ष, V के सापेक्ष, बराबर डेल CV। ठीक है, ये क्या होता है, डेल ई इक्वल टू यहाँ पे कितना क्या, डेल CV, क्योंकि DT यहाँ पे भाग में था, इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, स्थिर आयतन पर, आयतन क्या है, स्थिर है, CV मतलब V क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्थिर आयतन पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया की आंतरिक ऊर्जा उसकी ऊष्माधारिता व ताप में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होती हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थिर आयतन पर किरचॉफ समीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे स्थिर दाब का, सेम इसी प्रकार होगा, जहाँ पे अपने ई मानना है डेल ई है, इसके जगह डेल एच हो जाएगा, और यहाँ पे वी कांस्टेंट किया है, वहाँ पे क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, पी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और सेम का सेम ही होगा। ठीक है, ये कोशिश करना। और आज आपकी जो एक यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो क्या हो चुकी है, पूर्ण फिजिकल केमिस्ट्री की पहली यूनिट है ऊष्मागतिकी, उसके 5 पार्टों में आज आपको संपूर्ण करा दी गई है। मेरे हिसाब से तो कोई आपको चीज़ छुड़ाई नहीं गई है, फिर भी कोई छुड़ा दी गई है तो उसके लिए सॉरी, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगी इसलिए छुड़ाई होगी। और अब अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए आपने कैसे पढ़ाई कर रहे हैं या आपको कैसे नोट्स मिल रहे हैं, सारी सुविधा उनको बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करें, लाइव आने वाले हैं। ठीक है, जल्दी लाइव का अध्ययन करने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सब्सक्राइबर कराने की कोशिश करें। धन्यवाद साथियों, प्रेम देने के लिए।